नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन बताऊंगा, ठीक है। और पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपसे बिल्कुल छूटेगा नहीं। देखिए, मेन है अभी मंडी निरीक्षक का पोस्ट आया हुआ है तो हम लोग उसके लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ये आपको हॉस्टल वार्डन में भी काम आएगा, साथ ही साथ यही वीडियो आपको पटवारी का जो एग्जाम होगा उसमें भी काम आएगा, और यही वीडियो आपको बहुत बड़े बड़े लेवल के, जैसे कि अगर एसीएफ का भी एग्जाम होता है तो उसमें भी ये काम आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि छत्तीसगढ़ का जो पूरा का पूरा एरिया है उसको कितने भागों में बांटा गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। बात करें अगर इसको ऐसे में काट दो बीच से, तो उत्तर को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा जसपुर पाट प्रदेश और एक है पूर्वी बघेलखंड का पठार। एक्चुअल में जो बघेलखंड का पठार है वो एमपी, यूपी और सीजी में फैला हुआ है, टोटल 46,000 स्क्वायर किलोमीटर में। लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ कितना पोर्शन, कुछ ही पोर्शन हमारे छत्तीसगढ़ में है, और उसका पूर्वी वाला जो भाग है हमारे छत्तीसगढ़ में आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार बोलते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा, अगर प्राकृतिक विभाजन की बात करें तो उसके अगर हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन घेरता है, तो वो घेरता है छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है। इसी को महानदी बेसिन भी कहा जाता है। ये लगभग 50.34% का एरिया कवर करता है, ठीक है। बात करें हम सभी दंडकारण्य पठार, ये सेकंड नंबर पर आता है सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वालों में, और ये हमारे छत्तीसगढ़ का लगभग 28.91% का एरिया कवर करता है, ठीक है। तो अभी आगे हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में देखेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे जिससे आप सभी को याद भी हो जाएगा। जैसे कि देखो, सबसे पहला जो प्राकृतिक विभाजन में है हमारा पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया ये क्या है, बघेलखंड का जो पठार है उसी का एक हिस्सा है पूर्वी वाला भाग। और एक्चुअल में जो बघेलखंड पठार है वो यूपी, एमपी और हमारे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। एग्जाम में पूछता है कि ये कितना प्रतिशत है, छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग में पूर्वी बघेलखंड का पठार है, तो ये 16.16% भाग पर है। अब अगर बात करें हम सभी, तो इसका क्षेत्रफल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर याद रख पाए तो अच्छी चीज़ है। ये कहाँ कहाँ पर फैला है ये एग्जाम पूछता है, तो देखो यहाँ पर कोरिया है, कोरिया के बाद यहाँ पर क्या आता है, सूरजपुर, सूरजपुर के बाद यहाँ पर क्या है, बलरामपुर, और यहाँ पर क्या है, सरगुजा, और उसके नीचे में थोड़ा सा जो पोर्शन है ना, ये कोरबा वाला जो है उसको कवर करता है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के टोटल 5 जिलों में, 5 जिलों को में थोड़ा थोड़ा इसका जगह आता है। अगर बात करें यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का बनाएगा, तो क्वेश्चन आपको पूछेगा, जैसे कि अगर मान लो सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछ देगा कि कितना प्रतिशत है, तो 16.16% है। अगर मान लो आपसे पूछता है कि पूरा का पूरा जो बघेलखंड है, ठीक है, पूरे के पूरे बघेलखंड का ये कितना प्रतिशत है, तो जो पूरा का पूरा बघेलखंड का पठार है उसका 47.3% एरिया जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में आता है, 30%, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन और पूछता है कि एक प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कि रिहंद नदी, अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सुहागपुर बेसिन है, चाक भखार देवगढ़ की पहाड़ी है, रिहंद बेसिन है, ठीक है, और कन्हार बेसिन है। तो ये जो चाक भखार और देवगढ़ की जो पहाड़ी है इसको रिहंद नदी जो है, ठीक है, रिहंद नदी क्या करती है, चाक भखार और देवगढ़ की पहाड़ी को अलग करती है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि कौन सी नदी जो है चाक भखार और देवगढ़ की पहाड़ी को अलग अलग करती है, तो यहाँ से इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पूछता है आपको भूगर्भिक जो बनावट है इसका कैसा है, तो मतलब यहाँ पर क्या क्या सेल समूह पाए जाते हैं, गोंडवाना सेल समूह पाया जाता है और आर्कियन सेल समूह पाया जाता है। तो अगर गोंडवाना सेल समूह है मतलब वहाँ पर क्या होगा, कोयला होगा, ये माइंड में रखना। इसका ढाल कहाँ है, उत्तर की ओर है। ये जब हम लोग नदी पढ़ेंगे ना तो उस समय काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ निकलती हैं वो मैक्सिमम नदी क्या होती है, उत्तर की ओर जाती है, एक नदी छोड़ करके, कौन सी, हसदेव। हसदेव नदी क्या आएगा, नीचे की ओर बहता है। ये जब हम लोग नदी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसको पूरा पूरा अच्छे से डील करेंगे। अब एग्जाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन बनाएगा, एक पूछता है कि जो पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा है, देवगढ़ की पहाड़ी, और इसका हाइट कितना है, तो 1033 मीटर। हाइट भी याद रखना, बाद में मैं आप सभी को जो पहाड़ वहाड़ है जब लास्ट में एकदम नेक्स्ट वीडियो में एक ट्रिक टाइप से बता दूंगा, नदी का, पहाड़ का, ये सबका बहुत सिंपल सा ट्रिक है। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगे तो, नहीं तो डिटेल तो ऐसे भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसकी क्या क्या यहाँ पर विशेषता क्या क्या है। देखो, सबसे पहला चीज़ तो देवगढ़ की पहाड़ी और चाक भखार की पहाड़ी है, साथ ही साथ यहाँ पर छुरी, उदयपुर की पहाड़ी है, और ये क्या है, सोन बेसिन का भी कुछ भाग इसमें आता है। प्राचीनतम नाट्य शैली जो है रामगढ़ की पहाड़ी,
जहाँ पर सीता बेंगरा और जोगी बेंगरा है। कई बार एग्जाम पूछता है कि देखो भारत बोलो चाहे पूरा एशिया बोलो चाहे पूरा विश्व बोलो कि प्राचीनतम नाट्यशाला कौन सी है, ये रामगढ़ की पहाड़ी ही है। यहाँ पर सीता बेंगरा मिलेगा, सीता बेंगरा गुफा है और लक्ष्मण बेंगरा गुफा है, साथ ही साथ जोगीमारा गुफा भी है, हाथी फोर्ट गुफा भी है यहाँ पर, ठीक। और इसी में से पूर्वी बगलखंड के पठार से ही हसदेव नदी जो है इन्हीं पहाड़ी से निकलती है। यहाँ की जो मेन नदियाँ हैं, नदी हमेशा एग्जाम पूछता है, हसदेव नदी है, रिहन नदी है, कन्हार है, गोपद है, बनास है। और एक चीज़ याद रखो, आप सभी को बताया था ना पहले वीडियो में कि हमारे छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से जिले से गुजरती है? कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से। कर्क रेखा कितना डिग्री होता है? 23.5 डिग्री। मैं आप सभी को ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि जो मानक समय रेखा है वो छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से गुजरती है। आप लोग मेरे को नीचे कमेंट करके बताना कि जो मानक समय रेखा है वो छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से गुजरती है, ठीक है। आगे देखते हैं, जसपुर प्रदेश के सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो ये भी याद रखना, जसपुर में है सबसे कम नगरीय जनसंख्या के लोग रहते हैं। अब हम सभी आते हैं, देखो अगला जो हमारा प्राकृतिक विभाजन के आधार पर था वो है हमारा जसपुर सामरी पाट प्रदेश। इसको पाट लिखा होना चाहिए, हम पाठ लिख दिया गया है गलती से, तो यहाँ पर पाट जसपुर सामरी पाट आएगा, ठीक है। अब देखो इस जसपुर सामरी पाट है ना, इसको भी बांटा गया है। एक जसपुर पाट आपको मिलेगा, ठीक है, और एक पंडरा पाट मिलेगा, और एक सामरी पाट में बढ़ता है, मैन पाट में बढ़ता है, जमीर पाट में बढ़ता है और जारंग पाट में बढ़ता है, ठीक है। ये सब यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपको मैन पाट दिख रहा है, ये जारंग पाट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर समीर पाट दिख रहा है, ठीक, और यहाँ पर आपको पंडरा पाट दिख रहा है, ये है आपका जसपुर पाट। तो इसमें से एग्जाम पूछता है कि जो सबसे बड़ा पार्ट है वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा पार्ट है जसपुर पाट। इस चीज को याद रखना, सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा होता है? जसपुर पाट है। कभी कभी एग्जाम पूछता है कि जो सबसे ऊंचा पाट प्रदेश कौन सा है, तो जो समीरा पाट है, ठीक है, जो समीर पाट है या समीरा पाट बोल दो, ठीक है, वो क्या है हमारा सबसे ऊंचाई पर है। और एक चीज याद रखना, जो गौरा लाटा है हमारे छत्तीसगढ़ की जो सबसे ऊंची चोटी बोल दूं, गौरा लाटा, जिसका हाइट कितना है 1225 मीटर है, वो भी कहां पर आता है? तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश का ही सबसे उच्च चोटी है, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है कि मैन पार्ट का जो सबसे ऊंची चोटी है, मैन पार्ट का हाइट कितना है या सबसे ऊंची चोटी कितनी है, तो 1152 मीटर है। तो ये सारे का सारे इन सभी चीज़ों को भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखना इन सभी के सभी चीज़ों को, ठीक है। और एक चीज याद रखना, सरगुजा और जसपुर जिला की जो सीमा है वो जारंग पाट बनाता है। जो जारंग पाट है ये आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो ये ना जारंग पाट क्या करता है, सरगुजा और जसपुर का सीमा बनाता है, ठीक है। और जो जमीरा पाट है वहाँ पर बॉक्साइड का मैदान है। जो जमीरा पाट आप सभी को ये वाला बताया ना, यहाँ पर बॉक्साइड बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि बॉक्साइड जो है कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, तो आपको या तो बोलेगा जमीरा पाट दे देगा, या तो फिर सीधा पूछेगा जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो यहाँ पर क्या होता है, बॉक्साइड बहुत मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये बोल सकते हो। जो समीरा पाट है एक्चुअल में वो छोटा नागपुर का जो पठार है उसी का ही हिस्सा है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ये जो समीरा पाट है वो क्या है हमारे, ये यहाँ पर दिख रहा होगा समीरा पाट। समीरा पाट क्या है आपका, छोटा नागपुर का पठार का ही हिस्सा है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को पूछता है, इसको आप सभी देख लो। सबसे पहला चीज़ तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा प्राकृतिक विभाजन है, मतलब सबसे जो छोटा एरिया कवर करता है वो कौन सा, यही हमारा जसपुर सामरी पाट प्रदेश। लगभग 4.59% का प्रतिशत जगह घेरता है हमारे छत्तीसगढ़ का। और अगर किलोमीटर क्षेत्रफल तो वैसे एग्जाम में देखो क्या क्या याद करोगे, लेकिन अगर माइंड में याद रह जाए तो 6208 किलोमीटर स्क्वायर होता है, इसको याद रखना। कौन कौन से जिले में ये फैला हुआ है, तो ये जसपुर और पूर्वी सरगुजा, पूरा का पूरा सरगुजा नहीं, पूर्वी सरगुजा, दक्षिणी बलरामपुर और उत्तरी रायगढ़ में ये फैला हुआ है। इसका बात करें अगर भूगर्भिक बनावट कैसा है, तो यहाँ पर दक्कन ट्रैप चट्टानें पाई जाती हैं और इसकी आकृति कैसी होती है, सीढ़ी नुमा है। हाइट नहीं पूछेगा आपको, लेकिन ये पूछता है कि यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है, तो बॉक्साइड पाया जाता है, ठीक है। और इसका ढलान कैसा है, तो दक्षिण पूर्व की ओर इसका ढलान है, इसलिए यहाँ से जो नदियाँ निकलती है देखना ज़्यादातर निकल करके फिर उड़ीसा साइड में जाती है, ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो गौरालाटा है, जो कि क्या है, सामरी पाटका में स्थित है। थोड़ा देर पहले इस चीज को भी बता चुका था। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान, या इसी को महानदी बेसिन भी कहा जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का मैदान बोलो या महानदी बेसिन बोलो, यहाँ पर भी क्या
अगर देखो इसमें ना, अगर बात करें हम सभी पूरा का पूरा महानदी बेसिन को, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसमें आएगा हमारा ये शिवनाथ पार का मैदान, ये वाला आपको दिख रहा होगा, शिवनाथ पार का मैदान है। महानदी और शिवनाथ का ये जो दोआब वाला एरिया है वो है। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है, ये वाला एरिया आ जाता है हमारा। हसदो और मांड वाला जो एरिया है वो आ जाता है। साथ ही साथ महानदी पार वाला जो मैदान है, ये सारी चीज़ें, ये जो आपको दिख रहा है, ये सब किसका हिस्सा है? मतलब देखो, अगर हम लोग बात करें महानदी बेसिन बोलते हैं इसको, ठीक है, तो एक इसको ले लो, इतने वाले को, ठीक है, और ऊपर में हो जाएगा क्या आपका सीमांत उच्च भूमि। एक क्या होता है सीमांत उच्च भूमि? सीमांत उच्च भूमि में आता है ये जो आपका मैकल श्रेणी है, इधर देखो ये जो मैकल श्रेणी है ये क्या आता है सीमांत उच्च भूमि में आता है। साथ ही साथ जो उत्तरी उच्च भूमियाँ हैं वो सारा का सारा आ जाएगा, इधर वाला जो पोर्शन है वो। दक्षिणी उच्च भूमि, जो ऊंची भूमियाँ हैं, केशकाल घाटी वाला, केशकाल घाटी से थोड़ा उसके आगे जाओगे ना तो आपका पूरा का पूरा दंडकारण्य शुरू हो जाता है, ठीक है। एक्चुअल में केशकाल को भी दंडकारण्य में ही माना जाता है। उसके बाद है पूर्वी उच्च भूमि, ये सारा चीज़ सीमांत उच्च, मतलब महानदी बेसिन को 2 भागों में बांटा गया है, छत्तीसगढ़ का मैदान और सीमांत उच्च भूमि में। यहाँ से कुछ फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछता है। सबसे पहला चीज़ तो आपको इसका क्षेत्रफल याद रख सकते हो, तो याद रख लेना 68,064 किलोमीटर होता है। और छत्तीसगढ़ का जो मैदान है उसे हमारे छत्तीसगढ़ का हृदय प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर धान बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो एक्चुअल में जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, अगर मैं कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ इतने को ही क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन इसी के चक्कर में पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ को भी धान का कटोरा कह दिया जाता है। कितना एरिया ये कवर करता है? तो ये एरिया कवर करता है हमारा 50.34%। इसलिए बोला ना, सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है प्राकृतिक विभाजन के आधार पर ये जो महानदी बेसिन है। वो कहाँ कहाँ पर फैला है? तो पूरा का पूरा बिलासपुर संभाग में आपके अभी के डेट में 6 जिले हैं, ठीक है। पहले के वीडियो में आप सभी को बता चुका हूँ, दुर्ग संभाग जो कि 5 जिले, रायपुर संभाग का 5 जिला, ये पूरा का पूरा यहाँ पर फैला हुआ है। इसका जो भूगर्भिक बनावट है वो है कडप्पा सैलसनो, तो मतलब यहाँ पर जो क्या मिल जाएगा आपको, चूना से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसका प्रधानता हो जाएगा। तो जैसे चूना है, डोलोमाइट है उसका। और इसकी ढलान कैसे है? पूर्व की ओर है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर जो महानदी भी निकलती है वो यहाँ से जाकर के फिर कहाँ, किस दिशा में जा रही है? पूर्व की ओर। शिवनाथ नदी भी यहाँ बह रही है पूर्व की ओर। तो यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो सारी की सारी किधर बह रही हैं? पूर्व की ओर बहती है। और इसकी आकृति कई बार पूछा हुआ है, 1-2 बार एग्जाम में। तो इसकी आकृति कैसी होती है? पंखाकार होता है। अब देखो हमसे क्या क्या चीज़ें पूछता है एग्जाम में। हमसे पूछ लेगा ना, ये जो धमतरी महासमुंद उच्च भूमि है, इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ लेगा। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? धारी डोंगरी, ठीक है। क्या होगा? धारी डोंगरी। ये होता है 899 मीटर का इसका हाइट है। कितना है इसका हाइट? 899 मीटर। साथ ही साथ एग्जाम पूछता है कि जो मैकल है, मैकल पर्वत है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बदरगढ़ है। और इसका हाइट कितना है? 1176 मीटर के हाइट है इसका। तो ये सारा का सारा देखो, यहाँ से एग्जाम में आपका वही चोटी वोटी ही पूछता है कि इस चोटी का ऊंचाई कितना है, इस चोटी का ऊंचाई कितना है, ठीक है। तो ये सब के हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या कुछ विशेष है ये देख लेते हैं। देखो सबसे पहला चीज़ तो है यहाँ पर मैदानी प्रदेश होने के कारण यहाँ पहाड़ी क्षेत्र से ज़्यादा तापमान होता है, मतलब गर्मी हमको ज़्यादा यहाँ पर लगता है। और हमारा जो छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान है वो किसको माना जाता है? चांपा को, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान किसको मानते हैं? चांपा को। अब यहीं से एक चीज़ ये भी याद रख सकते हो, छत्तीसगढ़ का जो सबसे ठंडा जगह है वो कौन सा है? तो वो है मैनपाट। और ठीक है, तो मैनपाट को आप सभी को बता चुका हूँ। अगला है, यहाँ पर मुख्यतः आर्कियन और कडप्पा चट्टानें पाई जाती है। और इस क्षेत्र में जलोढ़ लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। यहाँ पर लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइड, ये सारी भी चीज़ें मिलती हैं। नदियाँ बात करें तो सारी की सारी मेन नदियाँ यहीं पर है। महानदी, शिवनाथ, हसदो, मांड, जोग, पैरी, सोंडूर, अरपा, केलो, आगर, मनियारी, लीलाझर, खारून, तांदुला आदि। देखो जब नदी वाला पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारा का सारा चीज़ और डिटेल में वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। महानदी जो है वो धमतरी के निकट सहिहावा पर्वत से निकलता है। और सबसे कम वनाच्छाद, मतलब वन से घिरा हुआ जगह वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? जांजगीर चांपा है। इस चीज़ को भी याद रखना, जब वन वाला पढ़ाऊंगा तो उसमें और ज़्यादा इसमें डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक। अब आते हैं हम लोग दंडकारण्य का पठार। ये एक्चुअल में हमारे छत्तीसगढ़ के एकदम साउथ में है दंडकारण्य का पठार। बात करें यहाँ पर ना जनजाति बहुल्य क्षेत्र है
एवं खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से यह प्राकृतिक प्रदेश सर्वाधिक संपन्न है। सबसे ज़्यादा अगर खनिज कहीं मिलता है तो किधर मिलता है, साउथ में ही मिलता है, मतलब साउथ इन द सेंस कि हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिण में। लेकिन यहाँ पर जो देखो नक्सली यहाँ पर होने के कारण से क्या होता है, यहाँ के खनिज का उतना ज़्यादा दोहन नहीं किया जा सकता है। फिर भी जो बैलाडीला का जो पहाड़ी है, यहाँ पर जो किरंदुल, बचेली, बैलाडीला, यहाँ पर जो एनएमडीसी है वो उसका लोहे का खनन कर रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम लोग खनिज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको देखने को मिलेगा। मेन है यहाँ पर कौन सा अफवाह तंत्र का भाग है, तो गोदावरी अफवाह तंत्र है। इधर से इंद्रावती नदी आती है, सॉरी इधर से सबरी आ गई, सबरी आकर के फिर इंद्रावती में चली जाती है। इंद्रावती में नहीं, यहाँ पर वो उसमें जाता है, क्या बोलते हैं उसको, गोदावरी नदी में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंद्रावती नदी भी बहती है। तो ये सारी की सारी नदियाँ हैं जो यहाँ पर बहती हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये कौन सी नदी का, जैसे सबरी बोलूँ या इंद्रावती बोलूँ, ये किस नदी अफवाह तंत्र का में जाकर के मिलती है आखिरकार, तो गोदावरी में ही मिलती हैं। उसके बाद क्या है, इसकी औसत ऊंचाई क्या है, 600 मीटर के आसपास है। और ये कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, तो बात करें दक्षिण के पठार में बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर जिले आते हैं। इस क्षेत्र में बैलाडीला की जो पहाड़ी है वो भी आती है, जहाँ लौह ऐश हेतु प्रसिद्ध है, एनएमडीसी है वहाँ पर, थोड़ा देर पहले बताया आप लोगों को। कितना एरिया कवर करता है, एग्जाम में ये भी पूछता है, तो ये आता है हमारा 28.91% ये कवर करता है। क्षेत्रफल ना याद करो तो भी चलेगा। पूरा का पूरा बस्तर संभाग आता है, और थोड़ा सा दक्षिण का जो राजनांदगांव वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, वो आता है। यहाँ पर आर्कियन युगीन सेल और धारवाड़ सेल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। धारवाड़ में मिलता है, मतलब सीधा समझ जाओ, धारवाड़ है मतलब लोहा है। और इसका ढलन किधर है, दक्षिण की ओर है। इसीलिए यहाँ पे जो इतनी सारी भी नदियाँ, चाहे सबरी हो चाहे इंद्रावती हो, ये सारा का सारा कहाँ पर जाएंगी, दक्षिण की ओर बहती हैं इसीलिए। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा वन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो साल वन पाया जाता है। और बस्तर को क्या कहते हैं, साल वनों का द्वीप कहते हैं। तो ये सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसको भी याद रखिएगा। कुछ विशेष जान लो। इंद्रावती जो नदी है की घाटी बस्तर के पठार को 2 भागों में बांटती है, उत्तर में और एक दक्षिण में। ठीक है, और यहाँ पर ना एक चीज़ और भी याद रखना, कई बार बोलता है कि महानदी और शिवनाथ नदी के बीच में जल द्विभाजक का कार्य कौन सी जगह करता है, तो केशकाल घाटी को क्या माना जाता है, महानदी और शिवनाथ के बीच में जल द्विभाजक का कार्य करता है कौन, केशकाल घाटी। और बात करें यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो अबूझमाड़ है, नारायणपुर वाला, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहते हैं अबूझमाड़ को, ये भी याद रखना है। इस क्षेत्र की जो नदियां हैं मेन इंद्रावती, सबरी, सलजम के साथ कोटरी, डंकनी, शंखनी, नारंगी, गुदरा, नंदीराज हैं। जब हम लोग नदी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और इसको डिटेल से देखेंगे। जगदलपुर के निकट इंद्रावती की प्रसिद्ध, मतलब इंद्रावती पर एक बहुत ही फेमस भारत का नियाग्रा कहा जाता है, जिसको चित्रकूट जलप्रपात है। ठीक है, तो ये जब हम लोग वाटरफॉल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे हम लोग चित्रकूट वाटरफॉल को। ये कहाँ पर है, तो दंडकारण्य में ही है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। और यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है वो लाल रेतीली है, जो कि कम उर्वरक वाली, ये कम उपजाऊ होती है। इस क्षेत्र में घड़वा या डोगरा शिल्प, जो कि काष्ठ शिल्प आदि लोक शिल्प के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, प्राकृतिक विभाजन। धीरे धीरे मैं आप सभी को पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ खत्म कर दूंगा, और हमारी पूरी की पूरी टीम मिल करके पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है वो खत्म कर देंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि हम सभी आपके लिए फ्री में मेहनत कर रहे हैं, आपसे कोई इसके लिए पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग भी एक अपना फर्ज समझिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।